जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ करके अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, साथ ही कष्टों का पर्याय भी। राहु में एक विशिष्ट गुण है, या ये कहें कि दोष है, वह यह है घटनाओं को आकस्मिक घटाने की शक्ति। राहु एक रहस्य प्रधान ग्रह है। इसकी विनाश प्रवृत्ति समुद्र मंथन की तरह होती है। इस मंथन की प्रक्रिया इतनी कष्टकारी होती है कि व्यक्ति को भौतिक सुख साधनों में आसक्त करके द्वंद्व उत्पन्न कर देता है, आत्मग्लानि लाता है और गूढ़ आत्मज्ञान का सबक याद कराता है। राहु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ मगर बहुत ताकतवर ग्रह है। यहां तक कि राहु मंगल के साथ में स्थित होने पर उसका प्रभाव शून्य तक कर देता है। राहु को पापी और विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। राहु के प्रभाव से हमारे जीवन में रहस्यमयी और अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। राहु ग्रह को कठोर वाणी के लिए अर्थात जो अभद्र भाषा होती है उसके लिए, या जुआ और सट्टा के लिए, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के लिए, यात्राओं के लिए और स्पेशली विदेश यात्राओं के लिए, साथ ही चोरी, दुष्कर्म और जो स्किन प्रॉब्लम के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, इन सभी का कारक माना जाता है। तो राहु नया कार्य या दिवा स्वप्न, धोखा, बड़ी बड़ी योजनाएं, समाज में नया विचार की स्थापना करने या समाज में नया विचार थोपने जैसी घटनाओं को अंजाम देने में भी समर्थ है। मूल रूप से राहु ग्रह भोग, जो काल्पनिक भय, झूठ का कारक ग्रह है और यह अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है कि किसी भी छोटी चीज को बहुत हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है। माना जाता है कि राहु का खुद से कोई अस्तित्व ना होने के बावजूद भी यह अन्य ग्रहों में ज्यादा प्रभावशाली होता है। छाया ग्रह होने की वजह से यह हर समय आपके साथ ही रहता है और अपना समय और अपनी दशा आने पर पूर्ण रूप से आप पर हावी हो जाता है। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो आप धनवान और राजयोग का सुख प्राप्त करेंगे, और वहीं राहु के अशुभ हो जाने पर आपके अंदर डर समा जाएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगेगी और लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। राहु अपना प्रभाव संबंधित राशि में स्थित होने के आधार पर तथा शुभ भावेश, शुभ ग्रह के साथ में बैठने पर उस भाव या भावेश की शुभता अशुभता को दुगना कर देता है। लाभेश अर्थात लाभ भाव का स्वामी, धनेश अर्थात धन भाव का स्वामी, लग्नेश अर्थात जो लग्न के स्वामी यदि वो बृहस्पति है, उनके साथ में राहु सर्वाधिक आकस्मिक धन प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 30 अक्टूबर 2023 को रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने के साथ ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 18 माह तक यानी कि 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। और राहु हमेशा वक्री चलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मेष राशि से मीन राशि में, मीन से कुंभ में जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश राहु शत्रु राशि में अर्थात आपकी मेष राशि से द्वादश भाव में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा संयोजन लाएगा। मीन राशि यह एक आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज जो पैदा करने की या इच्छा पैदा कर सकती है, जिससे व्यक्तिगत परिवर्तन हो सकता है। रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां भी आ सकती है, तो खुले तौर पर संवाद करना और संघर्षों से बचना महत्वपूर्ण है। धर्म कर्म के काम में आप बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, लेकिन बाहरी मन से ही काम करेंगे। राहु का यह गोचर आपको कोई बहुत बड़ी जो उपलब्धि, अचीवमेंट आपको दिलवा सकता है। राहु की द्वादश भाव से सुख भाव पर शत्रु दृष्टि होगी, रोग भाव पर मित्र दृष्टि और अष्टम भाव पर शत्रु दृष्टि होगी। द्वादश भाव
राहु का गोचर शुभ फल नहीं देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस समय में धोखेबाजी, फालतू खर्च, संबंधियों से झगड़े हो सकते हैं। द्वादश भाव स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि रोग भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर हावी तो होंगे और साथ ही साथ कर्ज चुकाने की स्थिति भी बन सकती है। जो लोग भी कर्ज के जाल में उलझे हुए हैं, उनको कोई न कोई राहत मिल सकती है या स्थितियां पैदा हो सकती है। आपके प्रवास या यात्राएं बहुत होंगी। विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। नए नए संपर्क सूत्रों से, नए नए इंट्रोडक्शन से, परिचयों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। जीवन साथी को शारीरिक कुछ कष्ट हो सकता है। अच्छे कार्य भी होंगे, व्यवसाय भी ठीक चलेगा। और नौकरीशुदा हैं या नौकर चाकर हैं या फिर जॉब वाले लोग हैं, उनको जॉब में तरक्की मिलेगी और कोई न कोई कीर्तिमान स्थापित भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित यदि बात करें तो स्थान परिवर्तन या ब्लड से संबंधित रोग, शत्रुओं से खतरा, फाइनेंशियल लॉस या पांव की हड्डी में कोई न कोई फ्रैक्चर और हर कार्य में कुछ न कुछ असफलता या बाधा जैसे दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र की। शत्रु राशि का राहु होने पर अशुभ प्रभाव में संपत्ति का नाश या प्रेम संबंधों में हानि मिलती है। व्यर्थ ही खर्च करते रहेंगे। आप अपना समय और एनर्जी व्यर्थ नष्ट करेंगे, व्यर्थ चिंता करेंगे और किसी के अधीन रहना आपको पड़ सकता है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं राहु का दृष्टि अनुसार फल। राहु को भी विशेष दृष्टियां प्राप्त है। अपने से 7वीं डिग्री पर, 7वीं राशि पर अर्थात 180 डिग्री पर तो हर ग्रह देखता है, लेकिन राहु अपनी राशि से 9वीं दृष्टि और साथ ही साथ 5वीं दृष्टि से भी दृष्टिपात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पंचम दृष्टि की बात करते हैं। भूमि, भवन, वाहन और सुख भाव पर होगी। तो राहु की इस गोचर अवधि में जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए या विदेश में नौकरी करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं या कोई अप्लाई करने की प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। और इस समय काल में, इस गोचर काल के दौरान आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे मौके कमा सकते हैं या बहुत सारे मौके आपको मिल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि, जो कि रोग भाव पर है। राहु के इस गोचर काल के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और इस बीच आपको कोई बहुत बड़ा लॉस भी सहन करना पड़ सकता है। इस अवधि में आप गैर जरूरी और फालतू जो आमद पर खर्चे कर सकते हैं, जो कि नॉन प्रोडक्टिव चीजें होगी। इस समय में आपको मेडिकल पर ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। रोग निवारण पर पैसे आपके ज्यादा खर्च होंगे। राहु की 9वीं दृष्टि होगी मारक भाव पर, अष्टम भाव पर। तो राहु के इस गोचर काल के दौरान विवाहितों के बीच में घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ने की संभावनाएं भी पैदा होगी। तो इस दौरान आपके द्वारा किसी लंबी यात्रा पर जाने की प्रबल संभावनाएं भी यहां पर बन रही है। मेष राशि में विशेष रूप से उपाय करने के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और शरीर पर भी चंदन की सुगंध का कोई सेंट या परफ्यूम आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्य विशेष उपाय मैंने इस एपिसोड के एंड में आपको बताए हैं। राहु दोष निवारण के विशेष उपाय। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा लगाएं और वो झंडा इस ढंग से लगाएं बांस की सहायता से कि वो फहराता रहे। रोजाना या मंगलवार, शनिवार, रविवार को भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आपको चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ रहता है राहु दोष निवारण के लिए। श्वानों को अर्थात कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोई पवित्र नदी या जो भी तीर्थ स्थान हो वहां जाकर स्नान करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं, सफलता मिलती है, राहु के दोष का निवारण होता है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल प्रातःकाल राहु काल में स्वयं के ऊपर से घुमा करके 11 बार क्लॉकवाइज जल में विसर्जित करें या शनि मंदिर में जाकर के चढ़ा दें, भैरव मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। और जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं तो और ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये थे राहु दोष निवारण के उपाय। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राहु का गोचर फल आपको बताया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी बर्थ डिटेल से ही बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, अपने घर बैठे हुए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी समस्या है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो डिस्कस करना है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आसानी से कर सकते हैं। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो तो जब जब भी आपके शहर के आसपास का शेड्यूल होता है, विजिट शेड्यूल, वहां पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। और या फिर अपने घर बैठे भी अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए वहां पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए निश्चिंत होकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और निश्चिंत होकर के बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, हम समय का पता लगा सकते हैं, या जो समस्या है वो कौन से कारण से आई है और ये समस्या कितने समय तक रहेगी, इसके लिए कोई उपाय की आवश्यकता है या सिर्फ और सिर्फ समय से ही ये चीज़ ठीक हो जाने वाली है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे, जब तक खुद को ही दोष देते रहेंगे, उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिए। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।